जॉन विक चैप्टर 2। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। बिना समय गवाए आते हैं इस शानदार मूवी की मेन कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि जॉन ने इस समय अपने डॉगी की मौत का बदला वीगो से ले लिया होता है और वहीं से वो अपनी कार को बहुत ही तेजी से ड्राइव करके निकल रहा होता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर जॉन जानबूझ के एक गाड़ी वाले के सामने आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है और फिर उसकी आईडी और पासवर्ड लेकर निकल जाता है। फिर एक गैरेज का सीन देखते हैं जिसमें ड्रग्स का धंधा होता था। ये सारा काम अब्राहम टेरेसो नाम का एक आदमी किया करता था और ये आदमी और कोई नहीं वीगो का भाई होता है। साथ ही जॉन ने जिस बंदे की गाड़ी चुराई थी वो भी उसी के एक एम्प्लॉय की थी और इसके फर्स्ट पार्ट में जोसेफ ने जो जॉन की गाड़ी चुराई थी वो इस वक्त इसी के पास होती है, जिस पर अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि अपनी कार को लेने के लिए जॉन यहाँ पर जरूर आएगा। इस बातों से रिलेटेड हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर इब्राहिम अपने असिस्टेंट को बताता है कि जॉन की व्हील पावर के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसने एक वक्त एक बार के अंदर 3 लोगों को सिर्फ एक पेंसिल से मार डाला था। हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पहुँच चुका होता है। इब्राहिम के ठिकाने पर हमें एक बहुत ही शानदार एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें जॉन हर किसी को मारता हुआ सीधा इब्राहिम के बिल में पहुँच जाता है और फिर उसी की टेबल पर पड़ी हुई ड्रिंक से 2 गिलास भरता है और एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे सब कुछ खत्म करना है और मैं शांति चाहता हूँ और अब मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन रिप्लाई में इब्राहिम कहता है कि क्या तुम जैसे आदमी के पीस मिलना मुमकिन है? जॉन कहता है कि अगर कोशिश की जाए तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता। फिर ये दोनों एक शांति समझौता करते हैं जिसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जॉन अपनी टूटी गाड़ी लेकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ जॉन कार में पड़ी अपनी बीवी हेलेन की फोटो निकालकर उसे देखता है और उसे देखकर मानो वो अपनी पुरानी यादों में खो चुका होता है। अब जॉन यहाँ से अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसका डॉग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद सीन बदलकर अगले दिन पर आता है जहाँ पर जॉन अपने डॉगी के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ ओरेलियो की एंट्री होती है और जॉन ओरेलियो को अपनी ओरिजिनल कार रिपेयरिंग करने के लिए दे देता है। उसके बाद जॉन अपने घर में आता है और जो बॉक्स उसने निकाला था उसके अंदर अपना सूट, गन और सब सिक्के रख कर वापस दफना देता है। रात को जॉन के घर की डोरबेल बजती है और उससे मिलने के लिए उसका एक पुराना दोस्त एंटोनियो नाम का एक बंदा आता है जो जॉन की वाइफ और उसके डॉगी के मरने का अफसोस जाहिर करता है और आकर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जवाब में जॉन कहता है कि अब मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी एंटोनियो अपनी जेब से एक मार्कर निकालकर जॉन को दिखाता है और कहता है कि तुमने शपथ ली थी तो तुम इसे मुकर नहीं सकते। यह एक पेंडल जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है जिसे कि ब्लड मार्कर कहा जाता है और माफिया की दुनिया में ये एक ऐसा सबूत होता है जिसको अगर कोई भी इंसान एक दूसरे को देता है तो उसे वो काम करना ही होता है। एंटोनियो कहता है कि तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया है, अब तो वो तुम्हें निभाना ही होगा। लेकिन जॉन कहता है कि प्लीज ये मार्कर यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं कर सकता। जवाब में एंटोनियो कहता है कि तुम चाहे मना करो या मत करो पर तुम्हें मेरा ये काम तो करना ही होगा। जिसके बाद एंटोनियो वहाँ से चला जाता है, लेकिन चालाक एंटोनियो घर के बाहर निकलते ही ग्रेनाइट लॉन्चर से जॉन के पूरे घर को तबाह कर देता है, जिसमें जॉन की पुरानी यादें, उसकी बीवी की तस्वीर और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन जॉन और उसका डॉगी इस हादसे में बच जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में विस्टल से मिलने जाता है और उससे मिलकर जॉन बताता है कि एंटोनियो ने उसका पूरा घर जला दिया। तो विस्टन उससे कहता है कि तुमने एंटोनियो जैसे आदमी को ब्लड मार्कर दिया है तो वो उसका मिसयूज करेगा ही। जॉन कहता है कि उस वक्त उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे उसे ब्लड मार्कर देना पड़ा। तभी विस्टन उससे कहता है कि 2 नियम कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। पहला ये कि कॉन्टिनेंटल होटल में कभी भी गोलीबारी, लूटमारी, चोरी चकारी नहीं हो सकती और दूसरा नियम ये है कि अगर किसी को ब्लड मार्कर दिया है तो उसका काम तो करना ही होगा और अगर तुमने किसी भी नियम को तोड़ा तो तुम्हें एक्स कम्युनिकेटेड घोषित कर दिया जाएगा, जिसके अंदर दुनिया के सारे माफिया तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर जान से मार देंगे। यहाँ विस्टन जॉन को एक सलाह देता है कि तुम पहले अपने मार्कर का काम पूरा कर लो, उसके बाद उसे मेरे सामने गोली मार देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वादा किया है तो उसे जरूर निभाओ। इसके बाद जॉन अपने डॉगी को उसी होटल में छोड़कर सीधा एंटोनियो से मिलने चला जाता है और यहाँ पर एंटोनियो पहले से ही उसका वेट कर रहा था। यहाँ पर जॉन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो। तभी वो कहता है कि हाई टेबल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माफिया है जिसमें केवल 12 सीट है
और हर एक सीट पर माफिया बैठा होता है, मगर मेरे पिता ने मरने के बाद अपनी वो सीट मुझे देने की बजाय मेरी बहन को दे दी और अब मैं चाहता हूँ कि उस सीट को हथियाने के लिए तुम मेरी बहन जोना को मार दो। जॉन कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर सकते, तो वह मना कर देता है और कहता है कि इसके पीछे कुछ कारण है। जियाना इस वक्त रोम में है, उसके साथ काफी सिक्योरिटी है क्योंकि उसका राज्य अभिषेक होने वाला है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन एक बैंक में जाता है और वहाँ से एक बॉक्स निकालता है जिसमें सूट, गन और कुछ सिक्के होते हैं। फिर जॉन अपना सूट पहनकर सीधा रोम के लिए निकल पड़ता है। अब जैसा कि माफिया की दुनिया में हर शहर के अंदर एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है, उसी तरह रोम में भी एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है। सबसे पहले जॉन वहाँ पर जाकर अपने लिए एक रूम बुक करता है और साथ ही उस होटल के ऑनर जूलियस, जो कि जॉन का पुराना दोस्त होता है, उससे मिलता है। हालांकि जूलियस को ये बात पता थी कि जॉन रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि अभी एक काम बाकी रह गया था, इसलिए उसे वापस आना पड़ा, जिस पर जूलियस उसे कॉन्टिनेंटल का सबसे बेहतरीन कमरा ऑफर करता है। उसके बाद जॉन एक टेलर की शॉप पर जाता है, वहाँ पर अपने लिए एक शानदार टैक्सीडो सूट बनवाता है और साथ ही वहाँ से निकलकर कुछ अच्छे नए हथियार भी खरीदता है और बाद में अपने साथियों की मदद से एंटोनियो महल की पूरी जानकारी लेता है और उसके सारे ब्लूप्रिंट निकलवाता है और कहां से कौन कौन सा खुफिया रास्ता है इसके बारे में पता करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉन जहाँ पर भी जाता है उसको हर कोई जानता है, या तो उसके कर्ज तले दबा है या फिर उसकी दोस्ती उसके साथ पुरानी है, मगर फिर भी जॉन की इज्जत काफी ज्यादा है। अगले सीन में जॉन एंटोनियो महल में पहुंच जाता है। बेसिकली आज एंटोनियो महल में पार्टी चल रही होती है क्योंकि जियाना का आज राज्य अभिषेक होने वाला है। यहाँ पर जॉन पीछे के एक गुप्त रास्ते से एंट्री लेता है। साथ ही रास्ते में आगे बढ़ते वक्त वो जगह जगह अपने कुछ हथियार छुपाता हुआ जाता है। दूसरी तरफ हम जियाना को देखते हैं जो किसी मिस्टर अकॉर्नी से मिलने के लिए जाती है। अब यहाँ पर होता ये है कि जियाना के लोगों ने अकॉर्नी के इलाके को हथिया लिया है और उसी जगह को वापस पाने के लिए अकॉर्नी उससे मिलने के लिए आता है, मगर जियाना उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद जियाना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है। जियाना की मुलाकात जॉन से होती है और वो उससे कहती है कि कभी वो उससे अपना दोस्त माना करती थी। जवाब में जॉन कहता है कि मैं तो आज भी मानता हूँ, लेकिन जॉन का यहाँ दबे पाव आना जियाना को कुछ अजीब सा लगता है और उसे जॉन पर शक हो जाता है कि किसी ने मुझे मारने के लिए जॉन को भेजा है। तो वह जॉन से पूछती है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? तो जॉन बताता है कि मुझे तुम्हारी सुपारी तुम्हारे खुद के भाई ने दी है। इसके बाद जियाना अपने दोनों हाथों की नसों को काटकर पानी के भरे टब में लेट जाती है। पानी से भरा टब खून से लथपथ हो जाता है। जॉन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जियाना कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में सारी चीजें अपने खुद के दिल से की है, तो अगर मौत भी आएगी तो उसे मैं खुद गले लगाऊंगी। वह मरने से पहले जॉन से सिर्फ एक बात पूछती है कि अगर मेरी जगह हेलन वहाँ पर होती तो क्या तुम उसे भी जान से मार देते? लेकिन जॉन उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर जियाना दम तोड़ देती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वह मर चुकी है या नहीं, उसके लिए जॉन जाते वक्त उसके सर में एक गोली मार देता है। लेकिन बाहर जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड एशियन देख लेता है और वो पूछता है कि क्या वो इस वक्त भी काम पर है? तो जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन एशियन ये समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। इसी वजह से दोनों के बीच में फायरिंग हो जाती है, लेकिन दोनों ने ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है, इसीलिए दोनों को कुछ नहीं होता और जॉन वहाँ से मौका पाकर भाग निकलता है। अब वहाँ पर मौजूद सारी सिक्योरिटी जॉन के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मूवी का सबसे बेहतरीन फाइटिंग सीन, जिसमें जॉन एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड की लाशें बिछाकर वहाँ से जा रहा होता है और अब जिस सुरंग के अंदर जॉन ने जगह जगह अपने हथियार छुपाए थे, उसी सुरंग की मदद से वो वहाँ से भागता हुआ बाहर निकल जाता है और फिर भी जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं उन्हें जॉन अपने हथियारों से मार डालता है। लेकिन जॉन जैसे ही बाहर निकलता है तो एशियन उस पे गाड़ी से हमला कर देता है। वहाँ पर जॉन का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। लड़ते लड़ते ये दोनों पास के कॉन्टिनेंटल होटल में कांच तोड़ते हुए अंदर गिरते हैं, जहाँ पर जूलियस इन्हें लड़ने से रोक देता है क्योंकि यहाँ के रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते कि किसी तरह का खून खराबा हो। अगले सीन में दोनों एक बार में बैठकर ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं और जॉन एशियन को बताता है कि उसे मार कर दिखाया गया था और इसी वजह से जियाना को मारना पड़ा। लेकिन एशियन उससे कहता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त यानी जियाना को मार दिया है और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
पर एक एहसान जरूर करूंगा कि तुम्हें मारते वक्त तड़पाऊंगा नहीं, सीधा ऊपर भेज दूंगा। तो जवाब में जॉन कहता है कि सही कहा, मैं भी यही कोशिश करने वाला था। अगली सुबह जॉन जूलियस से मिलता है और यहाँ से चेकआउट करता है। अगले सीन में हम एंटोनियो को देख पाते हैं जो कि जॉन की मौत के ऊपर $7 मिलियन का इनाम रख देता है। और अब ये बात कॉन्टिनेंटल के अंदर सारे मौजूद माफिया को पता चल जाती है। इसके बाद तो वहाँ से न्यूयॉर्क जाते वक्त हर कोई जॉन की मौत के पीछे पड़ा था, लेकिन जॉन भी हारने वालों में से नहीं था। वो भी उन सभी को हराता हुआ निकल जाता है। ट्रेन में उसका सामना एशियन से होता है। दोनों के बीच धमाकेदार फाइट होती है, पर जॉन एक चाकू एशियन के सीने में उतार कर उसे मौत की नींद सुला देता है। जाते वक्त जॉन कहता है कि तुमने अगर ये चाकू बाहर निकाला तो तुम्हारी यहीं पर मौत हो जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं न कहीं तुमसे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। और फिर जॉन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पीछा करने वाले जॉन को कहाँ छोड़ने वाले थे। और अब इतनी लड़ाइयों के बाद जॉन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। फिर भागते भागते जॉन एक भिखारी के पास पहुंचता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन तभी वहाँ वो बहुत सारे माफिया के लोग पहुंच जाते हैं जो जॉन को मारना चाहते हैं, लेकिन वो भिखारी भी कम नहीं था और वो उन सभी को जान से मार देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन के सारे जख्म भर चुके हैं, उसकी काफी बढ़िया मरहम पट्टी कर दी गई है और वो इस वक्त एक सुरक्षित स्थान पर है। कल रात जॉन ने भिखारी को कहा था कि मुझे उस तक पहुंचा दो, तो वो था बावरी किंग। एक वक्त था जब जॉन की लड़ाई बावरी किंग से बहुत समय पहले हुई थी, मगर इस लड़ाई में जॉन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। और अब जॉन चाहता है कि बावरी किंग उसकी हेल्प करे, मगर वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि तुम्हारे ऊपर $7 मिलियन का इनाम है, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मार कर ये इनाम जीत सकता हूँ। जॉन उसे बताता है कि हाई टेबल पर जो 12 सीट्स हैं, उसमें से एक सीट एंटोनियो को मिलने वाली है और वो और तुम आपस में बहुत ही बड़े दुश्मन हो। जैसे ही वो इस सीट पर बैठेगा, तुम्हें ही सबसे पहले अपने रास्ते से हटाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जान बच जाएगी। उसके बाद बावरी उसे एक गन और गोलियों वाली एक मैगजीन देता है, जिसमें हर एक गोली 1 करोड़ की होती है, जिसे कि जॉन को चुकाना होता है। यानी अगर जॉन ने 3 गोलियां वेस्ट करी तो उसे 3 करोड़ बावरी को देने होंगे। और साथ ही में वो जॉन को बताता है कि एंटोनियो तुम्हें इस वक्त म्यूजियम में मिलेगा। अब यहाँ पर म्यूजियम में एक बहुत ही धमाकेदार सीन आता है, जहाँ पर जॉन 6 गोलियों में 6 लोगों को सुला देता है, लेकिन एंटोनियो किसी तरह वहाँ से बच जाता है। और वो ये बात जानता है कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा करने की मनाही है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पहुँच जाता है। यहाँ पर एंटोनियो विल्सन से मिलकर जॉन की मेंबरशिप काटने की बात करता है, तो विल्सन उससे कहता है कि जॉन ने कोई रूल्स नहीं तोड़ा, इसीलिए वो जॉन की मेंबरशिप नहीं काटेगा। इसी वक्त वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है, जो कि अपने सामने एंटोनियो को देखता है। हालांकि विस्टन उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर जॉन बिना कुछ जाने समझे वहीं पर एंटोनियो को उसके सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है और फिर वापस अपने जले हुए घर में अपने डॉगी के साथ आ जाता है। इसके बाद जॉन से मिलने के लिए कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शनिस्ट चैनल वहाँ पर आता है और कहता है कि विस्टन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। विस्टन जॉन से कहता है कि तुमने सबके सामने एंटोनियो को मारकर अपने ऊपर खतरा मोल ले लिया है। मैं मजबूर हूँ और तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और अब हर कोई तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। जवाब में जॉन कहता है कि जाकर कह दो उन सभी को कि जिसे भी मुझसे टकराना है आकर टकरा ले, मैं यही खड़ा हूँ। इसके बाद विस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्सकम्युनिकेटेड घोषित कर देता है और जॉन वहाँ से अपने डॉगी को लेकर जाने लगता है। और इसी पावरफुल सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।